नमस्ते। 22 तारीख को मतलब आज फ्रांस में FATF का बैठक होने वाला है। तो पाकिस्तानी मीडिया को चिंता है कि जो डैनियल पर्ल का केस हुआ था उसके कारण उनकी FATF में ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत मुश्किल होगा, ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि जिसको मारा था ही वॉज ए अमेरिकन जर्नलिस्ट। तो आप इनकी चर्चा सुनिए, चर्चा के बाद मैं वीडियो की समीक्षा करूंगा। FATF में भी हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, इधर से इस तरह की जो चीजें हैं वो जब सामने आ जाती हैं तो ये हमारे लिए नई मुश्किल पैदा करने के मुतरादिफ है। और अगर आप FATF की अगर बात करें, बाकी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामला तो अपनी जगह पे, हमें एज अ पाकिस्तानी और लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो की इशू है वो इशू है ही यही कि जो हमारा फेलियर है, हमारे प्रोसिक्यूशन के निजाम का फेलियर है, जो हार्ड कोर दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता और नहीं कर पाता। ये ही नंबर 1 इशू है, यही कंसर्न्स हैं, वो अमेरिका हो, वो दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हो। और इस तरह का फैसला इस मौके पर आना उस बयानिए को तकवीत देता है कि वाकई ही पाकिस्तान का जो निजाम है, अदालती निजाम या प्रोसिक्यूशन, वो बहुत ज्यादा वीक है। तो मुझे कम से कम ऐसी सूरत हाल में जो अगले महीने जो प्लेनरी होनी जा रही है FATF की, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, कम से कम मेरे लिए बहुत हैरान कुन होगा, नहीं आएगा। और यकीनन जो अमेरिका है इस इशू की वजह से भी, ये डैनियल पर्ल वाला जो केस है इसको भी सामने रखेगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यकीनन होंगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन ले। 18 साल तो वैसे गुजर चुके हैं, क्योंकि इससे नुकसान हमें बहुत ज्यादा होगा। मतलब डैनियल पर्ल का एक जो मर्डर केस है 18 साल से चल रहा है, एक गैर जरूरी मेरे ख्याल में इशू है। इसको सक्सेसफुली किसी लॉजिकल एंड पर लेकर जाना चाहिए, ताकि जो रियल बिजनेस है अमेरिका के साथ उस पर मेरे ख्याल में डिस्कशन की जा सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है, मैं ये कहूंगा वो बहुत कम है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ सहाफियों के पर तशद्दुद भी होता रहा, हमारे यहाँ सहाफियों को उठाया जाता भी रहा, हमारे यहाँ सहाफियों को कत्ल भी किया जाता रहा। एटलीस्ट जहां तक मेरी यादाश्त काम करती है, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई सहाफी अगवा हुआ हो या कत्ल हुआ हो और उसके नतीजे में उनके जो मुल्जिमान हैं या मुजरिमान हैं उनको सजा हुई हो। सजा तो दूर की बात, शायद निशानदेही भी ना हुई हो। तो ये हमारा एक बहुत आप कह लें कि इस लिहाज से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस केस के अंदर जाहिर है कि जो मुजरिम थे या मुल्जिम थे उनकी एटलीस्ट निशानदेही हुई, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे यहाँ ये बात माननी पड़ेगी कि एक अमरीकी सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, जाहिर है कि अमरीकी सहाफ़ी उसकी शायद जो खून की कीमत है वो ज्यादा है पाकिस्तानी सहाफ़ी की निस्बत। तो पाकिस्तान का दबाव है और पाकिस्तान को पता है कि उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। खुदा न खास्ता ये अगर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी होता तो शायद ये केस तो दूर की बात, हम कब इसको भूल भी चुके होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो माजी का रिकॉर्ड है, आपने उस हवाले से बात की। तो सर, ये जो आपने देखिए, रियासत पाकिस्तान इस वक्त सारी बात है इसमें इन्वॉल्व है, और उधर से अमेरिका की जो सरकार है वो इन्वॉल्व है। पिछले 18 साल से जो रहे उसको हम जारी बात है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो कि पार्टनरशिप तो थी नहीं, और अमेरिका हमें वो सिक्योरिटी लेंस से ज्यादातर देखता रहा है और अभी भी उसी लेंस से देखता है। आप समझते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओथ लिया है, इधर से हमने जो उमर शेख साहब हैं वो रिहा हो गए हैं, तो इसका क्या कोई जोड़ बनता है, या कि ये क्या माइंडसेट है अदारों का या सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सबसे पहले ये तो कहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये हुकूमत का फैसला तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को आप पाबंद नहीं कर सकते कि कौन कौन सा फैसला किस वक्त आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब बहुत से ऐसे मामला जिसमें हम कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसमें बाज दफा इदारे भी ऑन बोर्ड होते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि इस मौके पर, क्योंकि जब मेरी कम अज कम इत्तला है कि हम चाह रहे हैं कि बाइडन जब आप सदर आए हैं तो एक नई शुरुआत हो, और जो आपने जिक्र किया और उसमें जो हम ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से या अफगानिस्तान के तनाजुर में ना देखा जाए, देयर आर ब्रॉडर इश्यूज जिसके अंदर हमसे बात की जाए, और उस हवाले से हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अननेसेसरीली, ये जो टाइमिंग है इस फैसले की,
اگر آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پہلا دن جب اوتھ لینے کے بعد یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی، اور میرے خیال میں پاکستان کو اس کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب جب جو بھی ہمارا فارمل کانٹیکٹ ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایجنڈا، اپنا نقطہ نظر، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے، امریکہ ہمارے سامنے اب نمبر 1 ایشو یہ رکھے گا جی پہلے ڈینیل پن والے معاملے کو حل کریں. تو مجھے تو کم از کم یہ سمجھ نہیں آتی، اٹس اے بیڈ ٹائمنگ اور یہ بیڈ سٹارٹ ہے. تھوڑا سا انہوں نے ایکنالج بھی کیا ہے کہ پاسٹ میں پاکستان نے احمد شیخ کو ڈیٹین کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سٹیپس لے رہی ہے، ریویو کی طرف جا رہی ہے. تو تھوڑا سا انہوں نے روم ضرور چھوڑا ہے، ٹون اینڈ ٹینر جو ہے وہ اتنی ہارش نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اوپننگ ہے کہ کم از کم جو بھی ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں یا دوسرے آپشنز ہیں، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو براڈر ایجنڈا ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے ہائی جیک ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا تو آلریڈی اس ایشو کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں. کامران یوسف اور قمر چیمہ کو بات کرتے ہوئے سنا. کامران یوسف یوزولی جب وہ بات کرتا ہے ہی کورس فارن پالیسی، تو ہی از ویری گڈ ایٹ فارن پالیسی اینڈ آئی فائنڈ ہم ون آف دا بیسٹ TV journalist that I've seen in Pakistan, and he makes a lot of very good review. So I bring a lot of those clips, but لوگ زیادہ تر دیکھتے نہیں ہیں، پر he is one of the best. تو اگر آپ جب بھی میں لاتا ہوں ان کے بارے میں تو آپ سنیں گے. He does a very good analysis of and a very truthful one. He is very open and he is very truthful. So the way he is explained is very important that Pakistan has to get over with all these things. کیونکہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے which is the army and the powerful few people that are there, I don't know if they are politicians or if they are business people who run their country, who are involved with the army. So if they don't come out of this, that they have full control over the judicial system and there is no prosecution of terrorists. اگر یہ نہیں ہوا تو ان کو گرے لسٹ سے نکلنا تو بہت ہی مشکل ہوگا. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں لکھیے، اور اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو لانے میں میرے کو پروتساہن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں. دھنیہ واد، تھینک یو.